बंगाल का 2 बार बंटवारा हुआ। दूसरी बार 1947 में हुआ था, जब भारत खासकर धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बंट गया था। पहला पार्टीशन उससे करीब 40 साल पहले 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन की एक कुटिल योजना का हिस्सा था। लेकिन इसी बंटवारे ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया, जिसने ब्रिटिश शासन और उसकी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का माध्यम बनकर कई मायनों में भविष्य के सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखी। महात्मा गांधी ने कहा भी था, स्वदेशी आंदोलन ही स्वराज की आत्मा है। आंदोलन ने ऐसा जोर पकड़ा था कि सख्त कार्रवाई और पुलिस की बर्बरता के बावजूद उस आंदोलन ने इतने शक्तिशाली ब्रिटिश राज को घुटनों पर ला दिया था। इसलिए मजबूरन अंग्रेजों को 1911 में विभाजन के आदेशों को वापस लेकर बंगाल को फिर से एक करना पड़ा, भले ही थोड़े बदले हुए रूप में। आखिर किस वजह से अंग्रेजों ने बंगाल को तोड़ने का फैसला किया था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई? निरंकुश ब्रिटिश राज के इस मनमाने फैसले से लड़ने के लिए पूरे बंगाल को किसने एकजुट किया? आइए एक्सप्लोर करते हैं। ये सब लॉर्ड कर्जन की बंगाल के विभाजन की घोषणा के साथ शुरू हुआ था। इस शातिर योजना को 1905 में अंतिम रूप दिया गया, जब ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाले पूर्वी बंगाल को ज्यादा हिंदू आबादी वाले पश्चिम से अलग कर दिया गया। औपचारिक तौर पर वजह यह बताई गई कि यूनाइटेड बंगाल बहुत बड़ा था, इसलिए एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के तहत उस प्रांत को चलाना असंभव हो गया था। अविभाजित बंगाल प्रांत में उस समय वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड का कुछ भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्से शामिल थे। कर्जन ने उस प्रांत में से पूर्वी बंगाल अलग कर दिया, जिसमें बंगाल और असम के ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले 15 जिले शामिल थे। ढाका को पूर्वी बंगाल प्रांत की राजधानी बनाया गया। इसके बाद उसने उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स और वेस्टर्न बंगाल के जिले, जो ज्यादातर हिंदू आबादी वाले थे, इन सब को मिलाकर वेस्टर्न प्रोविंस नामक एक दूसरा प्रांत बना दिया और इसकी राजधानी बनाया कलकत्ता को। कर्जन ने दावा किया था कि इस बंटवारे से अंग्रेजों को दोनों बंगालों को बेहतर ढंग से चलाने में आसानी होगी, लेकिन बंगाल के लोग सच्चाई जानते थे। उन्हें पता था कि 1905 में बंगाल के विभाजन की असली वजह भारत में राष्ट्रवाद की उभरती लहर को कमजोर करना था, जिसकी प्रेरणा का केंद्र बंगाल था। एक पढ़े लिखे और जागरूक बंगाली भद्रलोक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो रहे थे और यही बात अंग्रेजों को परेशान करने लगी थी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस बंटवारे से राष्ट्रवाद की जिस लहर को अंग्रेज कुचलना चाहते थे, उसे इस घटना से उल्टा एक नई जिंदगी मिल गई थी। बंगाल बंटवारे की राख से ही जन्मा था वो मंत्र जो हर फ्रीडम फाइटर की जबान पर होता था। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में अपनी किताब आनंद मठ में लिखा था और उसे पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। 16 अक्टूबर 1905 को ऑफिशियली पार्टीशन किया गया, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय शोक का दिन कहा।
सामान्य जनजीवन ठप हो गया था। टैगोर की आवाज पर बंगाल में सभी जातियों और वर्गों के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और मौन जुलूस में नंगे पैर चलते हुए उन्होंने भाईचारे और एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को राखियां बांधी थीं। जब स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था, उस वक्त टैगोर ने भी एक गीत लिखा था। टैगोर ने बंगाल माता की स्तुति में आमार सोनार बांग्ला नामक एक और गीत भी लिखा। बाद में 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान इस गीत की पहली 10 पंक्तियों को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राजनीतिक स्तर पर इस विभाजन ने ऐसी अलख जगाई जिस पर अंग्रेज काबू नहीं पा सके। मास्टर दास सूर्यसेन, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और औरबिंदो घोष जैसे जोशीले क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के एक इनर सर्कल के रूप में जुगांतर पार्टी का गठन हुआ। यही संगठन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अग्नि युग के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का पालनहार था। उन्नीस सौ 9 तक यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। अलग अलग क्षेत्रों में इस आंदोलन को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। उसी दौरान उधर बाल गंगाधर तिलक की ये घोषणा भी भारतीयों में क्रांति ला रही थी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर जनमानस तक पहुंचकर एक सामाजिक दिशा भी पा चुका था। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में लोगों ने अंग्रेजी कंपनियों के सामान का जोरदार तरीके से बहिष्कार शुरू कर दिया था। कुछ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और विदेशी सामान बेचने वाली दुकानें जला दी गई। सभी व्यापारियों को विदेशी सामान आयात न करने की चेतावनी दी गई और इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला गया। ब्राह्मण पुजारियों ने उन घरों में किसी भी धार्मिक समारोह में जाने से इनकार कर दिया जहां यूरोपीय नमक और चीनी का उपयोग किया जाता था। लोगों ने विदेशी कपड़ों के बजाय सिर्फ घर के बुने सूती कपड़े और भारत में बने दूसरे कपड़े पहनने की कसम खाई। हाथ की बुनी सिंपल साड़ी का फैशन आ गया, पहले कलकत्ता में और फिर पूरे भारत में। स्वदेशी आंदोलन में कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स की भी बड़ी मजेदार भूमिका रही जिसे ज्यादा नोटिस नहीं किया गया, जैसे कि माचिस। जी हाँ, माचिस के कवर पर विज्ञापन छपने लगे थे। यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों के इश्तेहार माचिस के बॉक्स पर नजर आने लगे। तो माचिस पर क्रांतिकारी विज्ञापन छापकर भी आंदोलन को घर घर पहुंचाया गया था। विभाजन के तुरंत बाद लॉर्ड कर्जन बंगाल को बिखरी हुई हालत में छोड़कर इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन उसका शातिर प्लान आखिरकार दिसंबर 1911 में खाक में मिल गया। ब्रिटिश सरकार को भारत के जनमानस की इच्छा के आगे घुटने टेकने पड़े और तब वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से एक करने की घोषणा की, जिसके बाद वे सभी जिले जहां बंगाली भाषा बोली जाती थी एक प्रांत बन गए, जबकि असम, बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। कर्जन की फूट डालो और राज करो नीति बंगाल में बाद में कारगर साबित हुई, यानी 1947 में, लेकिन वो एक अलग कहानी है।